हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने न्यू सेशन के साथ हैं एंड यहाँ पर मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड एमसीक्यू लेकर आया हुआ हूँ, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई बीपीएससी 71st एंड बिहार एसएससी एंड बिहार के किसी भी वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप लोग इस सेशन को फुल देखना एंड इसका डिटेल डिस्कशन देखना ना भूले। डिटेल डिस्कशन में आपको जो है हर एक टॉपिक का यहीं पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक का आंसर दूंगा, यहाँ पर जो भी टॉपिक लिया जाएगा उसका डिटेल में बता दूंगा, जिसके बाद आपको उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आ जाए आपका वो प्रश्न छूटेगा नहीं। तो टॉपिक यहाँ पर क्लियर आपका कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन आंसर 1 2 ऐसे करके कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आपका सारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। कोई भी टॉपिक रहेगा तो उस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे इसको देख लेने के बाद। तो आप लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे। और चलिए मैं यहाँ पर आपको डिटेल डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ में। और इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर किसी भी टॉपिक का डिटेल डिस्कशन कराया जाता है जिसके बाद उस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, ये आप लोग देख भी लेना। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नव जागरण का जनक किसे कहते हैं। तो नव जागरण का जनक विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर या दयानंद सरस्वती। तो याद रख लीजिएगा, नव जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि दी। तो राजा राम मोहन रॉय को अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी, ये याद रख लेना है। इनकी एक पत्रिका जरूर याद रख लेंगे। पत्रिका में कौन कौन सा, तो एक याद रखिएगा, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। और साथ में याद रख लेना है मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का पत्रिका। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का पत्रिका का नाम है। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा जाता था, तो बांग्ला भाषा में। एंड मिरातुल अखबार किस भाषा में, तो फारसी भाषा में। ठीक है, तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में एंड मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा जाता था। इनका एक बुक जरूर याद रखेंगे, एक याद रख लेंगे, पर्सपेक्ट्स ऑफ जीसस। क्या, तो पर्सपेक्ट्स ऑफ जीसस, पर्सपेक्ट्स ऑफ जीसस इनका एक बुक का नाम था भाई, परफेक्ट ऑफ जीसस एक बुक का नाम। और एक याद रख लीजिएगा, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। क्या, तो गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ठीक है, तो दो बुक को जरूर याद रख लेना है, एक परसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड एक गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ये दो बुक आपको इनसे रिलेटेड जुड़ा हुआ जरूर याद रख लेना है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी। 1815 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था, आत्म सभा बनाया था। नेक्स्ट याद रखना है, 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। क्या चीज का, तो हिंदू कॉलेज का भी स्थापना इन्होंने करा था। हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर, तो 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट याद रख लेना है, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज का स्थापना करा है। किसका, तो वेदांत कॉलेज का इन्होंने स्थापना करा है। 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया था, ध्यान में जरूर रखेंगे। तो ब्रह्म समाज का भी स्थापना इन्होंने 1828 में किया है राजा राम मोहन राय ने। 1829 से एक बात जरूर याद रख लेना कि 1829 में इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा को इन्होंने बैंड किया था। और किस धारा के तहत, तो धारा 17 के तहत जो है सती प्रथा को बंद किया था। और इस सती प्रथा को बंद करने में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की भी भूमिका रही थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी भूमिका रहा है सती प्रथा को बंद करने में। और किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। तो राजा राम मोहन रॉय से जितने भी जुड़े हुए बात थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और शायद ही अब इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को मिले। तो याद यहीं पर कर लेना है, नवजागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय, अकबर द्वितीय ने इससे राजा की उपाधि थी। इनका पत्रिका याद रख लीजिएगा, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा जाता था। बुक याद रख लेना है, एक पर्सपेक्ट्स ऑफ जीसस एंड ए गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ये दो बुक आपको राजा राम मोहन रॉय से। 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना, 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना अलेक्जेंडर डफ की मदद से। ठीक है, 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना, 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना एंड 1829 में जो है सती प्रथा का अंत किया धारा 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। विवेकानंद से आपको क्या याद रख लेना है भी, तो विवेकानंद से याद एक पॉइंट आप लोग जरूर रख लोगे, इसे जो है नव हिंदवाद का जनक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नव हिंदवाद का जनक, नव हिंदवाद का जनक, नव हिंदवाद का जनक विवेकानंद को कहा जाता है नव हिंदवाद का जनक। ठीक है, नव हिंदूवाद का जनक किसे, तो विवेकानंद को कहा जाता था। ठीक है,
दयानंद सरस्वती से याद रख लेना। आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज का स्थापना कब? तो 1875 में। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोला था। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रख लेंगे भारतीय ब्रह्म समाज अगर पूछे तो देखो मेनली जो ये ब्रह्म समाज था भाई, तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज कई भाग में बटा था, तो मेनली दो भाग में बट गया था ब्रह्म समाज। तो एक तो आपसे को यही याद रख लेना है कि भारतीय ब्रह्म समाज, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो याद रख लीजिएगा कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं, केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। जरूर याद इस बात को आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एक याद रख लीजिएगा, इनसे एक सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग पूछ ले कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो याद रख लीजिएगा हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे ये कौन थे? तो पहली बात यही याद रख लेना है आप लोगों को, इनका स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो देखो राधा स्वामी सत्संग का स्थापना आगरा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1887, 1887 में इसका स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रख लीजिएगा शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। ओके। महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रख लेना कि महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से किसे जानते हैं और कहां पर जानते हैं? तो याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र में जानते हैं लोकहितवादी के नाम से। किसे जानते हैं? तो गोपाल हरि देशमुख, महागोविंद रानडे, ज्योतिबा फुले या बाल गंगाधर तिलक को। तो भाई ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ध्यान से देख लेना। तो देखो लोकहितवादी के नाम से महाराष्ट्र में गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, ध्यान में रख लेना है आप लोग। महागोविंद रानडे से याद आप लोग क्या रख लोगे? तो देखो ये पहली बात तो याद रख लेना गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। तो गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल लीडर कौन थे? तो महागोविंद रानडे। राजनीतिक गुरु, तो महागोविंद रानडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल लीडर थे। फर्स्ट पॉइंट यही याद रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट याद रख लेना भाई कि इन्होंने सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी। सोशल कॉन्फ्रेंस, सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की है। सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने की है कब? तो 1888 में, 1888 में सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महागोविंद रानडे तो भाई इसको वीवीआई में लेकर के चलो, वीवीआई में लेकर के चलो, वीवीआई में महागोविंद रानडे से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और नेक्स्ट आप लोग याद रख लोगे इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की भी स्थापना करी है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया है? तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में। और एक याद रख लेना कि इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना किया था। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा का भी इन्होंने स्थापना किया था। कब? तो 1870 में। डेट के साथ याद रख लीजिएगा, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज और सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना महागोविंद रानडे ने किया। एन गोपाल कृष्ण गोखले के ये राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। ठीक है। ज्योतिबा फुले से आप लोगों को क्या याद रख लेना, इनसे एक पुस्तक रिलेटेड याद रख लो, गुलामगिरी। गुलामगिरी की रचना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक, तो ये भी ज्योतिबा फुले ने। सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। एंड गुलामगिरी की रचना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने ही रचना करी है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद में रख लेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है भाई कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो पहली बात यही याद रख लेना कि नेटिव मैरिज एक्ट पारित कब हुआ है? तो 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? तो 1872
72 में। इसको पारित करने में भूमिका किसने निभाया है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, केशव चंद्र सेन ने, या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो इनमें से कोई भी नहीं इसका करेक्ट आंसर है। आपको सिर्फ इसमें यही बात याद रख लेना है कि 1800 नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? तो 1872 में। तो बस आपको यही डेट याद रख के चलना है कि 1872 में जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। बस डेट ही आपको याद रखना है, बस डेट ही याद रखना है, इससे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1872 में ये नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो देखो शारदा एक्ट का संबंध क्या था मेनली, तो देखो ये बाल विवाह से था, अंतर्जातीय विवाह से था, विधवा विवाह से थे, या जनजाति विभाग से था? तो देखो शारदा एक्ट का जो था भाई, ये बाल विवाह पर रोक से ये जुड़ा हुआ था। किससे था? बाल विवाह पर ये रोक लगाता था। और इसके तहत जो है लड़की का जो एज होता था, शादी का एज, लड़की का शादी का एज जो होता था वो 14 वर्ष था। और लड़का का शादी का एज कितना था? तो लड़का का एज जो होता था वो 18 वर्ष होता था शारदा एक्ट के तहत। ठीक है, तो शारदा एक्ट के तहत जो है लड़की का एज 14 वर्ष, लड़का का एज 18 वर्ष था। और ये शारदा एक्ट क्या था? तो बाल विवाह पर रोक लगाता था ये शारदा एक्ट। और ये शारदा एक्ट किसके अनुशंसा पर ये स्टार्ट हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, हरविलास शारदा हरविलास शारदा। तो हरविलास शारदा के नेतृत्व से जो है ये शारदा एक्ट आपका जो है स्टार्ट हुआ था भाई, हरविलास शारदा के नेतृत्व से। एंड एक पॉइंट इसमें जरूर याद रखेंगे कि ये कब इन्होंने शारदा एक्ट स्टार्ट कराया था? तो 1929 में शारदा एक्ट स्टार्ट हुआ था। अभी अगर पूछ ले कि रिसेंट टाइम में लड़का और लड़की का शादी का एज क्या है, तो 21 ईयर्स हो गया है, 21 ईयर्स हो गया है लड़का और लड़की के शादी का एज। इससे कुछ दिन पहले जो है लड़की के लिए 18 था, लड़का के लिए 21 था। बट अब जो है रिसेंट टाइम में अब जो है 21 वर्ष दोनों के लिए होने वाला है। एंड हो गया है कि 21 वर्ष दोनों के शादी का एज होगा, लड़का भी 21 वर्ष और लड़की भी 21 वर्ष। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? तो देखो मद्रास महाजन सभा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, वीवीआई में इसे ले सकते हो आप लोग, वीवीआई में ले क्या सकते हो, ले ही लो, ये पूछा जाएगा। तो मद्रास महाजन सभा 1880 में, 1882 में, 1884 में, या 1852 में? तो मद्रास महाजन सभा पूछे भाई तो 1880 में नहीं, 1882 में नहीं, 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई है। अगर आपसे पूछ ले एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन पूछ सकता है आपसे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन पूछ ले तो 1852, एंड मद्रास महाजन सभा पूछ ले तो 1884। ठीक है, तो दोनों के दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न आपको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो मद्रास महाजन सभा 1884 एंड मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो ये 1852 आपको याद रख लेना है। ठीक है, कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? तो देखो कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? दादा भाई नौरोजी? नहीं भाई, दादा भाई नौरोजी को तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ये बात आप लोगों को पता होगा। ये हमारे जो है फर्स्ट पार्षद अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष थे दादा भाई नरोजी। प्रथम पार्षद अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नरोजी थे, जिन्होंने 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करा था। इन्होंने 1886 के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा था, और ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष बने थे। ठीक है, डब्ल्यू बनर्जी कांग्रेस का संविधान तैयार किया? नहीं भाई, ये तो क्या थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, जो कि ये 1885 वाले अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। 1885 वाले अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा था, पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पर? तो बम्बई अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा था, बम्बई अधिवेशन में अध्यक्षता करा था इन्होंने 1885 वाला अधिवेशन। और ये जब थे तो भाई इसी समय जो है कांग्रेस का गठन भी हुआ था, 1885 में ही कांग्रेस का गठन भी हुआ था, जब डब्ल्यू बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और कांग्रेस का गठन जो है 28 दिसंबर 1885 को देखने को मिला था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था। कहां पर? तो बंबई के गोकुलदास तेजप्रताप महाविद्यालय में। तो कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में, एंड इसका जो पहला अधिवेशन वो बंबई के गोकुलदास तेजप्रताप महाविद्यालय में हुआ था। इस पॉइंट्स को जरूर याद रखेंगे आप लोग। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? तो याद रख लीजिएगा, कांग्रेस का तभी संविधान जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया था। किसने? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस का संविधान तैयार किया था। और ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही वो शख्स हैं जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना करी है, इंडियन
एसोसिएशन की भी स्थापना इन्होंने ही करी है। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने करा है? तो इंडियन एसोसिएशन का भी स्थापना इन्होंने ही करा है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही। इस पॉइंट्स को देखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और ये कांग्रेस का संविधान भी इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ एक पॉइंट आप लोग ये एओयूम से जुड़ा हुआ एक पॉइंट आप लोग ये याद रख लेंगे कि एओयूम जो थे कांग्रेस के पहले महासचिव थे, फर्स्ट महासचिव। महासचिव, कांग्रेस के पहले महासचिव जो है एओयूम हो जाते हैं। अगर कांग्रेस का जनक पूछ ले, फादर ऑफ कांग्रेस, तो ये भी एओयूम हो जाते हैं। और ये जो महासचिव रहे थे, तो ये 22 ईयर्स तक के लिए जो है कांग्रेस के महासचिव रहे थे एओयूम। और कांग्रेस के जनक तो एओयूम। और तो एओयूम जो है भाई स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये ध्यान में रख लेना। एओयूम कहाँ के निवासी थे? तो इसके स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता था, शिमला के सन्यासी। ठीक है, तो हर्मिट ऑफ शिमला, तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एओयूम को जाना जाता था, शिमला के सन्यासी के नाम से एओयूम का इसको जाना जाता था। एओयूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, एओयूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये सभी पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखो, आपसे ये प्रश्न एक पूछा जाता है भाई कि 1857 की क्रांति के समय एओयूम कहाँ के मजिस्ट्रेट थे? तो याद रख लीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय एओयूम इटावा के मजिस्ट्रेट थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय एओयूम कहाँ के मजिस्ट्रेट थे? तो याद रख लेना है कि इटावा के मजिस्ट्रेट थे एओयूम 1857 की क्रांति के समय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस करा है। कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करने के लिए 4 आना, 4 आना का मतलब समझ रहे हो? मतलब कि 25 पैसा। आना भी आप लोग नहीं समझते होंगे, बट 4 आना का मतलब होता है भाई 25 पैसा। ठीक है, तो 4 आना 25 पैसे देने की प्रथा कब शुरू की गई? तो देखो, पहले तो नहीं था ऐसा कि 4 आना देकर के सदस्यता ग्रहण करा जाता है, बट जब तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को, उसके बाद से एक तिलक स्वराज फंड बनाया गया और कहा गया कि जो भी अब सदस्यता ग्रहण करेगा उसे 4 आना देना पड़ेगा सदस्यता ग्रहण करने के लिए। ठीक है, तो पहले ऐसा कंडीशन नहीं था, कोई भी कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण कर सकता था। बट जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को, तो उसके बाद से ये नियम बना कि एक तिलक स्वराज फंड बनेगा, और जिसको भी जो है कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण करना होगा उसे 4 आना यानी कि 25 पैसे देने होंगे सदस्यता ग्रहण करने के लिए। और उसके बाद से जो है ये 4 आना वाला जो है सिस्टम लागू हो गया था। तो कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण करने के लिए 4 आना 25 पैसे देने की प्रथा कब शुरू की गई? तो देखो, ये शुरू हुआ था कब? तो तिलक की मृत्यु के बाद। और तिलक की मृत्यु कब हुई है? तो 1 अगस्त 1920 को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1920। तो 1920 से जो है 4 आना वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ये ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को। और जो भी मैंने इससे रिलेटेड पॉइंट्स आपको अभी बताए हैं वो सभी ध्यान में जरूर रखेंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आजादी से पहले कितनी महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो आजादी से पहले कितनी महिलाओं ने अध्यक्षता की? तो एक नहीं, दो नहीं, आजादी से पहले भाई टोटल 3 महिलाओं ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अब याद रखने का एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूं। एनी, एनी, सरोजनी, सरोजनी, सरोजनी और नलिनी, नलिनी। तो एनी, सरोजनी और नलिनी। ठीक है, तो एनी, सरोजनी और नलिनी। एनी का मतलब हो गया क्या? तो एनी का मतलब हो गया एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। तो एनी का मतलब हो गया एनी बेसेंट। सरोजनी का मतलब हो गया सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। और नलिनी का मतलब हो गया नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। देखो, अभी एनी बेसेंट ने अध्यक्षता कब करा है? तो एनी बेसेंट ने अध्यक्षता करा था कब? तो 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता करा। ठीक है, तो 1917 में 8 जोड़ दीजिए, 1917 में 8 जोड़ दीजिए, तो 1925 में जो है सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता करा। ठीक है, फिर 1925 में 8 जोड़ दीजिए, फिर से 1925 में जो है भाई फिर से 8 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 25 5 3 3 33, 1933। तो 1933 में जो है नलिनी सेनगुप्ता ने जो है कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता करा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक दे देता हूँ। अब कहाँ के अधिवेशन का अध्यक्षता दिया है, किया है? तो याद रख लीजिएगा, ट्रिपल के से याद रख लीजिएगा, ट्रिपल के से याद रख लीजिएगा, ट्रिपल के से। क्या क्या ट्रिपल के से? तो पहला तो कोलकाता, 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 कानपुर, कानपुर, और फिर कोलकाता, कोलकाता।
तो इसके लिए अब देखो ट्रिक। तो 3 महिलाओं ने अध्यक्षता करा था, एनी, सरोजनी और नलिनी। तो एनी, सरोजनी और नलिनी कितना इजीली आपको याद हो सकता है, एनी, सरोजनी और नलिनी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। कब कब अधिवेशन का अध्यक्षता करा, 1917 में एनी बेसेंट ने किया है, 1917 में 8 जोड़ दीजिए कितना आएगा, 1925। 1925 में सरोजनी नायडू ने किया है, फिर 1925 में 8 जोड़ दीजिए 1933। 1933 में नलिनी सेनगुप्ता ने अध्यक्षता करा है। कहां पर किया है, तो ट्रिपल के से याद रख लीजिएगा। 1917 में सरोजनी नायडू ने कोलकाता में, एनी बेसेंट ने कोलकाता में, सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर में, एंड नलिनी सेनगुप्ता ने 1933 में कोलकाता में। तो देखो कितना अच्छा मैंने आपको ट्रिक दिया, और ऐसा ट्रिक आपको शायद ही मिले। तो इतना मैं बेस्ट ट्रिक आपके लिए दे रहा हूं कि आप अभी याद कर लोगे तो भाई जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसा ट्रिक बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो ट्रिक मैंने दिया है, ट्रिक का फायदा उठाइए, एंड पसंद आए तो एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो एनी, सरोजनी, नलिनी, एनी, सरोजनी, नलिनी, एनी बेसेंट 1917 में, सरोजनी नायडू 1925 में, नलिनी सेनगुप्ता 1933 में, कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, कलकत्ता कानपुर कलकत्ता। तो इसलिए आप लोगों को याद हो सकता है यहाँ से, ठीक है, और याद होगा भी भाई, होना क्यों नहीं होगा ही आराम से। एनी बेसेंट से याद रख लीजिएगा, एनी बेसेंट जो थी वो पहली भारतीय कहता हूँ यार, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और अगर पूछ ले आपसे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, ये याद रख लीजिए। भारतीय शब्द लग जाएगा तो सरोजनी नायडू, और ऐसे अगर पूछ ली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, आपको याद रख लेना है। तो आई होप आप लोगों का यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कांग्रेस में सबसे अधिक 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखो कांग्रेस में सबसे अधिक 3 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किसने करा है, 3 बार पूछा है। कांग्रेस में सबसे अधिक बार 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन है, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो देखो भाई यहाँ से याद रख लेना कि यही करेक्ट आंसर होने वाला है, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी ने 3 3 बार अध्यक्षता करा है। अब देखो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से याद रख लेना कि जवाहरलाल नेहरू ने, पहले तो याद रख लेना इन्होंने 1929 में किया, 1929 का लाहौर अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता करा है, ठीक है। उसके बाद याद रख लेना 1936 में किया, 1936 का लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा है, लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता करा है। और 1937 का फैजपुर अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्षता करा है, 1917 का 37 का फैजपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा। दादा भाई से याद रख लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी से याद रख लीजिएगा 1886, दादा भाई नौरोजी से याद रख लेना है 1886 के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा है, 1886 के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा है। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है 1893 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा है, लाहौर अधिवेशन में। और फिर उसके बाद 1906 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करा है, कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करा है। किसने, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी से ये 3, और जवाहरलाल नेहरू से वो 3। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज का मांग पहली बार किस अधिवेशन में किया गया, तो स्वराज का मांग पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था, स्वराज का मांग। तो स्वराज का मांग पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा करा गया है, ठीक है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ याद रख लीजिएगा कि पूर्ण स्वराज का मांग अगर पूछ ले कि पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ठीक है। 1937 से याद रख लीजिएगा, गांव में आयोजित पहला अधिवेशन, गांव में आयोजित पहला अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन था, गांव में आयोजित पहला अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन था, ये याद रख लेना है। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करा था। तो यहाँ पर जो है 3 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ओके फ्रेंड्स। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जब भारत आजाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जेबी कृपलानी, बिल्कुल यही करेक्ट होने वाला है। भारत की आजादी के समय जेबी कृपलानी जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, वही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे जेबी कृपलानी, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद से एक पुस्तक याद रख लीजिएगा, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रख लेना है, ठीक है। महात्मा गांधी से याद रख लीजिएगा हरिजन, हरिजन हरिजन इनसे जुड़ा हुआ एक याद रख लीजिएगा, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, जिसकी स्थापना इन्होंने 1932 में करी थी, ठीक है, 1932 में करी थी इन्होंने, ठीक है। अबुल कलाम आजाद से याद रख लीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, विंस इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम,
इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। एंड इनसे याद पत्रिका एक रख लीजिएगा, अल बिलाग, अल बिलाग। और एक याद रख लीजिएगा, अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल, अल हिलाल और अल बिलाग। अबुल कलाम आजाद से पत्रिका को जरूर याद रख लेना है आपको। झंडा गीत सबसे पहली बार गाया गया, तो देखो झंडा गीत हो गया आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत क्या है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसे लिखा किसने है? तो भाई याद रख लेना है कि श्याम लाल पार्षद ने लिखा है, श्याम लाल पार्षद। तो श्याम लाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और इसे पहली बार कब गाया गया था? तो याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले गाया गया था 1929 के हरिपुरा अधिवेशन में। 1929 के हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है हरिपुरा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ पर पड़ता है हरिपुरा? तो गुजरात में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रख लेना है सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के अधिवेशन में जो है आपका अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1929 में। और यहीं पर सबसे पहले बार गाया गया था झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, ये वाला 1929 से 1939 से याद रख लीजिएगा त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी, त्रिपुरी अधिवेशन जो कि आपका जबलपुर एमपी में है। त्रिपुरी अधिवेशन जो कि जबलपुर एमपी में है। और इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता करा था, सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता करा था। हालांकि इन्होंने रिजाइन दे दिया यहाँ से। भाई तो रिजाइन की क्यों दिया? तो देखो यहाँ पर एक स्टोरी है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो त्रिपुरी अधिवेशन के टाइम पर ये हुआ था कि एक तरफ से पट्टाभी सीतारामैया और एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में खड़े हुए थे। ठीक है, और पट्टाभी सीतारामैया को महात्मा गांधी का सपोर्ट था। लेकिन जब चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस दुखी हो गए और सुभाष चंद्र बोस ने जो है त्रिपुरी अधिवेशन, मतलब कि जो आपका 1939 त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उससे इन्होंने अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी, सदस्यता भी छोड़ दी। ठीक है, तो इन्होंने 1939 के त्रिपुरी के अधिवेशन के अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया और इन्होंने जो है कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ दी। और इसके बाद जो है वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर अध्यक्ष चुना गया था। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जब रिजाइन दे दिया तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। और 1939 में जब इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन से रिजाइन कर दिया, उसके बाद इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया इन्होंने 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया इन्होंने कब? तो 1939 में जब इन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया तब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिया 1939 में। ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में जरूर रख लेना है भाई। ठीक है, देखिए अब इतना शानदार मैं आपको सेशन दे रहा हूँ, इसके बाद अगर आप लोगों को भाई मजा ना आए तो फिर क्या ही कहना। तो इसलिए अच्छे से सेशन को देखिए, बहुत ही मजेदार सेशन लेकर के आ रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ, जो भी पढ़ा दे रहा हूँ ना, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन देखने को मिले। इतना डिटेल तो भाई बैच में दिया जाता है, फिर भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो समझ रहे हो कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग को बस क्या करना है, तो एक लाइक करना है, ये कमेंट करना है और भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना है। अब इतना डिटेल देने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करोगे तो थोड़ा सा लगता है भाई कि इतना मेहनत करने के बाद भी तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें मेरा, ठीक है, सपोर्ट करें, जिससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट और भी लाया करूँ। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है? तो पृथ्वी के कोर में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा तत्व, तो निकेल है, लोहा है, सिलिकॉन है या कार्बन है? तो पृथ्वी के कोर में सबसे ज्यादा तत्व लोहा देखने को मिलता है भाई। एक देखो इसमें एक कोर आपको मैं याद करा देता हूं, तो याद कर लीजिएगा। सबसे ऊपर का जो इसका हिस्सा होता है जिसे क्रस्ट कहा जाता है, क्रस्ट। उसके बाद जो बीच का हिस्सा होता है उसे मेंटल कहा जाता है, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल। और सबसे नीचे वाला हिस्सा को कोर कहा जाता है, कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को ही भाई देखो, क्रस्ट को ही सियाल के नाम से भी जाना जाता है, क्रस्ट को ही सियाल भी नाम दे दिया जाता है। मेंटल को ही सीमा भी कह दिया जाता है, सीमा, सीमा। और कोर को जो है नीफे कहा जाता है, नीफे। ठीक है, नीफे भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कि पृथ्वी के कोर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व मिलता है, तो याद रख लीजिएगा पृथ्वी के कोर में सबसे ज्यादा तत्व लोहा देखने को मिलता है, लोहा देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है। ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। पोषण स्तर का 10% नियम किसने दिया? तो देखो 10% नियम किसने दिया? देखो पोषण स्तर या ऊर्जा का 10% नियम, तो इसमें मेनली होता क्या था भाई? तो देखो
अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ट्रॉफिक लेवल में यहाँ पर सारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ये हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, एंड ये हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या आ जाता है, तो उत्पादक आ जाते हैं, प्रोड्यूसर आ जाते हैं, ठीक है, उत्पादक प्रोड्यूसर आ जाते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जो है प्राथमिक उपभोक्ता आता है, जो कि उत्पादक को खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जो है द्वितीयक उपभोक्ता आता है, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, ठीक है। एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में भाई ये तृतीयक उपभोक्ता आता है, तृतीयक उपभोक्ता जो है टर्शियरी कंज्यूमर आता है, तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए, जो उत्पादक है वो सूर्य से जो एनर्जी लेता है, ये मान लो सूर्य है ना भाई, ये देखिए ये आपका सूर्य है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखो ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो सूर्य से जो उत्पादक एनर्जी लेता है, ये टोटल 100% लेता है। कितना लेता है, तो 100% लेता है सूर्य उत्पादक से एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब उत्पादक, उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, जब उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, जब उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है भाई, ये 90% जो है इन्वायरमेंट में लॉस कर देता है और 10% ही अपने पास रखता है। तो 90% क्या होता है, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है, और 10% जो है प्राथमिक उपभोक्ता अपने पास रखता है, ठीक है। उसके बाद जब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं या खाते हैं, तो जो है 90% फिर से 10% का, 10% का टोटल हो गया, 10% उसका टोटल है 100%, 10% उसका टोटल है 100%। तो जब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता लेते हैं, तो जो 10% का जो टोटल 100% है भाई, उसमें से वो 90% जो है इन्वायरमेंट में लॉस कर देते हैं और 10% ही यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह जब द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाता है, तो जो 100% है 10% का, उसमें से जो है 90% इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है और 10% जो है तृतीयक उपभोक्ता अपने पास रखते हैं। इसे ही ऊर्जा का 10% नियम कहा जाता है। तो ऊर्जा का 10% नियम अब आप लोग शायद समझ गए होंगे। ऊर्जा का 10% नियम ये कहता है कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो केवल 10% ही ऊर्जा का यूज किया जाता है और 90% ऊर्जा जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है ऊर्जा का 10% नियम। तो मात्र केवल 10, ओनली 10 एंड 10% जो है वो एक 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 ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होते हैं और 90% ऊर्जा जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस होता है। यही 10% नियम कहता है, ठीक है। आई होप अब आप लोग का समझ में आ गया होगा मैं क्या आपसे कह रहा हूँ। तो पोषण स्तर का 10% नियम या ऊर्जा का 10% आपसे नियम पूछ ले तो हैकल ने नहीं भाई, लिंडेमैन ने दिया था। ऊर्जा का 10% किसने दिया था, तो लिंडेमैन ने दिया था ऊर्जा का 10% नियम। और ये VVI आपके एग्जाम के व्यू से बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न यहीं से आएगा, तो आप लोग अच्छे से देखें। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में। आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल कमेंट करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।